हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गुनीत और आज मैं आपको लेकर चलूंगा कोटा शहर के दिल में स्थित राव माधो सिंह म्यूजियम में। ये महल नहीं है बल्कि एक लाइव इतिहास है जहां राजपूतों की गौरवशाली कहानी और उनके कलात्मक संग्रह को बचा के रखा गया है। यह सिटी पैलेस कोटा के अंदर स्थित है, चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। अब जो आप ये स्टैचू देख रहे हैं ये राव माधो सिंह जी का है। इन्होंने कोटा को बूंदी से अलग एक स्वतंत्र राज्य बनाया था और जब कोटा 17वीं सदी में स्थापित हुआ तब ये महल राजाओं का मुख्य निवास रहा। बाद में इसे पब्लिक म्यूजियम में बदला गया ताकि राजस्थान की समृद्ध विरासत को सुरक्षित किया जा सके। हर तरफ एंटीक फर्नीचर, रॉयल सिल्वर पाइप्स, क्लॉक, वेसेस, शीशे, वर्क फ्रेस्को वॉल्स को देखते हुए पता लग रहा है कि कितना रॉयल क्वालिटी में सब कुछ था। कहते हैं ना, एक हर चीज़ में रॉयल लुक होनी चाहिए। राजा महाराजा अपने जीवन को कैसे जीते थे, तो हमें म्यूज़ियम देख के पता लगता है कि उसके डाउन टाइम की क्या क्या चीज़ें होती थी और कैसे होती थी। तो हिस्ट्री को एक बरकरार रखते हुए उन्होंने हर एक चीज़ को एक म्यूज़ियम के अंदर दृश्य में दिखाया। कुछ फ़ोटोज़ हैं हमारे पास जिसमें जो हमने आपको दिखाई और कुछ आपके सामने चीज़ें चल रही हैं, वो इसमें पता लग रहा है कि वो क्या क्या चीज़ें, एंटीक्स चीज़ें यूज़ करते थे एंड रॉयल और कितने ग्लैमर एक चीज़ से अपने लाइफ को जीते थे। तो देखिए आप आगे अभी हमारे को मिलेंगे मिस्टर आशुतोष जी, तो वो हमें आगे हिस्ट्री बताएंगे इसके अंदर की पूरी हर एक चीज़ को, पिक्चर को देखते हुए। तो अभी थोड़ा सा मैं लेट था तो इसलिए वो जा चुके थे और फिर वापस आए हैं वो स्पेशल मेरे लिए। एंड थैंक्स टू मिस्टर आशुतोष जी, तो आप मेरे लिए स्पेशल वापस आए। कुछ बोल सकते हैं। कोई बात नहीं, ऐसा राव बता माधो दो। सिंह म्यूजियम का शस्त्रागार है। इसमें आप जो ऊपर ये देख रहे हैं ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान की तलवार है। काफ़ी ऐतिहासिक तलवारें हैं। इसी के साथ यहाँ पर हमने जो है एक म्यान में दो तलवार भी, जो कहावत है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, पर यहाँ एक म्यान में दो तलवार भी प्रदर्शित की हुई है हमने। ये इसलिए रखी जाती थी कि युद्ध के क्षेत्र में किसी कारण से अगर एक तलवार का नुकसान हो जाए या डैमेज हो जाए तो आप दूसरी तलवार से अपना बचाव कर सकें। इस ये जो है इसको भुजबंद कहते हैं। आर्म्स गार्ड जो दोनों आर्म्स पे लगाए जाते थे और आप इधर उधर मूव करके अपना रास्ता बना लें। ये बड़ा एक स्पेशल आइटम है जिसको भीड़ चीर कहते हैं। भीड़ चीर। इसको हाथ में पकड़ के ऐसे ऐसे आप घुमाएंगे तो दोनों तरफ से रास्ता साफ होता जाता था और आप आगे बढ़ते जाते थे। यस। और इसको बैटल मिलर कहते हैं। बीच में जो आप देख रहे हैं ये बहुत अच्छी उस समय की तकनीक जो ईजाद की गई है। स्टील का जो आप बीच में इसमें सर्कल देख रहे हैं, इससे जो सनरेज होती थी, सूर्य की किरणों को जो है वो रिफ्लेक्ट कर दिया जाता था सामने वाले दुश्मन की आंखों में। और उसकी वजह से जो है वो कुछ क्षण के लिए उसको अंधा बना दिया जाता था और आपको समय मिल जाता था उस पर आराम से आक्रमण करने का। इस तरह की ये डिस्प्ले में एक दिखाया, नमूना के रूप में दिखाया गया है। इस तरह के कई आर्टिकल्स होते थे जिनको वहाँ पर यूज किया जाता था। ये एक ये माही मराठीब है, एक स्टेटस सिंबल होता था मुगल्स के टाइम पे। जिस रियासत के पास ये होता था उसको अपनी 5000 तक की फौज रखने की स्वतंत्रता होती थी। और दिल्ली में जब दरबार आयोजित होता था तो उनको एक उच्च स्थान प्रदान किया जाता था। तो ये इस म्यूजियम का शस्त्रागार है। शस्त्रागार से जब आप बाहर निकलते हैं दोबारा बताओ। शस्त्रागार से बाहर निकलने के बाद ये जो सामने हमको परिसर दिख रहा है इसको राजमहल कहा जाता है। इसका निर्माण रियासत कोटा के प्रथम शासक राव माधो सिंह जी द्वारा करवाया गया था। ये एक 7वीं शताब्दी का निर्माण है। उसके बाद जब इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं कांच का काम हुआ तो उसको शीश महल भी राजमहल के साथ कहा जाने लगा। और शीश महल का काम महाराव राम सिंह जी, महाराव शत्रुसाल सिंह जी और महाराव उमेश सिंह जी द्वितीय, जिनका शासनकाल 1889 से 1940 तक रहा, उनके शासनकाल में समय समय पर इसमें शीश कांच का कार्य किया गया और इसको शीश महल कहा जाने लगा। ये जो आप भित्ति चित्र देख रहे हैं ये 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दी के यहाँ पर भित्ति चित्र हैं। विशेष रूप से कृष्ण लीलाओं को बहुत सुंदर रूप से चित्रित किया गया है। इसमें आप ये देख सकते हैं अन्नकूट उत्सव का एक भगवान श्री कृष्ण की पेंटिंग है जिसमें गोवर्धन जी को 56 भोग पधराया जा रहा है। ठाकुर जी को जो है विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने जब मथुरा वासियों की इंद्र के प्रकोप से रक्षा करी तो उसके बाद
उनको सब विविध तरह का बहुत प्रवासियों द्वारा लगाया गया, उसका एक सुंदर चित्रण किया हुआ है। अंदर जब आप जाते हैं तो सामने आप देखिए कि जो पीछे चंबल नदी बहती है किले के साथ, उसको यमुना जी के रूप में एक उसकी परिकल्पना करते हुए उसके तीर पर जो भी वृंदावन और कालीकुंज की भगवान श्री कृष्ण की लीला है उनको चित्रित किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं गोपी वस्त्र हरण की पेंटिंग है, होली उत्सव की बहुत सुंदर पेंटिंग है। इधर आप देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत जी को उठाया, उसकी भी एक सुंदर पेंटिंग आप यहाँ देख सकते हैं। इस तरह की विविध कृष्ण की लीलाओं की, क्योंकि राज परिवार कोटा जो है भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और भगवान कृष्ण जो है वो राज परिवार कोटा के कुल देवता हैं। यहाँ पर राज परिवार में महाराज भीम सिंह जी प्रथम द्वारा भगवान ब्रजनाथ जी का मंदिर भी बनवाया गया, जिसमें भगवान ब्रजनाथ जी की प्रतिमा स्थापित है। और उन्होंने अपने शासनकाल में पूरी रियासत कोटा को भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया था और कोटा रियासत का नाम उनके समय परिवर्तित होकर नंदग्राम हो गया था। उसके बाद से कोटा रियासत में परंपरा रही कि राजा जो है वो भगवान श्री कृष्ण को माना गया और उनके सेवक के रूप में जो राजा होते थे वो प्रजा की देख रेख और अन्य कार्यों को करने का कार्य करते थे। ये जो आप देख रहे हैं ये राजगद्दी है। जब भी दरबार ऑर्गेनाइज किया जाता था तो यहाँ पर महाराज साहब विराजते थे और बाकी सब दरबारी इस परिसर में बैठा करते थे। यहाँ जो आप ये देख रहे हैं रियासत कोटा के जितने भी शासक हुए, राव रतन सिंह जी बूंदी जिनके द्वितीय सुपुत्र जो है माधो सिंह जी कोटा के प्रथम शासक बने, और राव रतन सिंह जी से लेकर महाराज शत्रुसाल सिंह जी तक की चित्रों को बहुत सुंदर कोटा कलम चित्रकारी के रूप में चित्रित किया गया है। यहाँ आप देखें कोटा कलम चित्रकारी का एक और अद्भुत नमूना मैं आपको दिखाऊंगा कृष्ण लीला से संबंधित पूतना वध। इसमें आप देखें कि यहाँ से राक्षसी पूतना एक सुंदर स्त्री के रूप में नंद जी के यशोदा जी के घर तक गई, वहाँ से भगवान श्री कृष्ण को लिया और भगवान श्री कृष्ण ने उनके दुग्ध पान करके और उनको मृत्यु से प्रदान करी। इस तरह की पूरी कई तरह की लीलाएं यहाँ पर चित्रित है। महाराज को शिकार का बड़ा शौक था, तो आप यहाँ देखें कि पूरे शिकार के पूरी श्रृंखला को यहाँ चित्रित किया गया है। किस तरह से आप आए, पहले हाथी पे आए, फिर उसके बाद आप घोड़े पे बैठे, फिर घोड़े से आप मचान पे गए और फिर आपने शेर का शिकार किया। इस तरह की सुंदर कलाकृतियाँ, और ये कोटा कलम चित्रकारी की विशेषता है। कोटा कलम चित्रकारी में भगवान श्री कृष्ण की लीला और शिकार के दृश्यों को बहुत सुंदरता के साथ चित्रित किया गया है। का चौक कहलाता है। पहले रियासत काल में इसमें एक छोटा वाटर बॉडी तालाबनुमा एक संरचना होती थी, जिसके बीच में एक प्लेटफॉर्म सिंहासनुमा प्लेटफॉर्म बना हुआ था और उस पर दरबार आयोजित किया जाता था। महाराज साहब विराजते थे। विशेष रूप से उत्सव आदि जो जन्माष्टमी उत्सव है, होली उत्सव है, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित उत्सव है, उन पे यहाँ पे कई बार जो है दरबार का आयोजन किया जाता था। चारों तरफ जो है रियासत के और जागीरदार और महाराज साहब के माननीय जो कोटा के रियासत कोटा के जो माननीय नागरिक होते थे वो और सुरक्षा कर्मी चारों तरफ खड़े रहते थे। इसको आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, ये इस यहाँ भी आप देखें नीचे, ये चारों तरफ जो बाउंड्री देख रहे हैं ये उस वाटर बॉडी की बाउंड्री है। इसके इधर जो है वो प्लेटफॉर्म होता था और ये पूरा एक स्ट्रक्चर जो इतना बड़ा तालाब नुमा एक स्ट्रक्चर होता था। सामने जो आप ये ड्रम देख रहे हैं, बड़ी साइज़ के जो ड्रम है उनको धोसा कहते हैं। बहुत कॉमन वर्ड जो हम इस्तेमाल करते हैं, धौस जमाना, पावर दिखाना, ये उससे संबंधित ड्रम है। जनरली ये जो रियासत की सीमाएं होती थी वहाँ रखे जाते थे और वहाँ सुरक्षा कर्मियों को कुछ भी अवांछनीय गतिविधि जो रियासत के लिहाज से घातक हो सकती थी, असुरक्षित हो सकती थी, दिखती थी, तो इनको एक स्पेशल नाद के साथ, स्पेशल बीट के साथ बजाया जाता था। वो संकेत होता था सामने वाली सेना के लिए या जो भी वहाँ उपस्थित हो उसके लिए कि यहाँ तक, इस सीमा तक हमारी धौंस है, इससे आप आगे आए तो लड़ाई होगी, इसलिए इनको धौसा कहा जाता है। और छोटे जो आप देख रहे हैं ये नंगारा और नंगारी कहलाते हैं, जो बहुत सामान्य रूप से उत्सवों, फेस्टिवलों पे आज भी इस्तेमाल निरंतर किया जाता है। ये आप जो देख रहे हैं इसको अखाड़े का महल कहते हैं, जिसका निर्माण महाराज दुर्जन साल सिंह जी ने करवाया था। और इसमें जो राज परिवार के सदस्य होते थे उनको विशेष रूप से मल्लयुद्ध
तलवारबाजी आदि इन सब चीज़ों का प्रशिक्षण यहाँ दिया जाता था। बाद में महाराज उमेद सिंह जी द्वितीय के शासनकाल में इसका उपयोग दरबार आयोजित किए जाने के लिए हुआ, तो इसका नाम दरबार हो गया। सामने जो आप महल देख रहे हैं ये सब जनाना महल हैं गढ़कोटा के। आप देख सकते हैं सभी महलों में बहुत सुंदर पत्थर की जालियाँ लगी हुई है जिनसे वो कवर्ड हैं। इस तरह का इसका आर्किटेक्ट है, इस तरह का इसका शिल्प है। अंदर से आपको पूरा दृश्य दिखेगा, बाहर से आपको कुछ नहीं दिख पाएगा। और अभी राज परिवार कोटा ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए इन भवनों में महिलाओं के लिए स्कूल्स कॉलेज आदि रन करने के लिए इनको अनुमति प्रदान दी। कर रखा है। ये गोल यंत्र है, आर्मली स्पेस को कहते हैं। ये ज्योतिष से संबंधी के एक यंत्र है। रियासत काल में जो ज्योतिष आचार्य होते थे वो इसकी माध्यम से गणना करके एक ग्रह का दूसरे ग्रह में स्थानांतरण परिवर्तन का कैलकुलेशन करते थे और जनपत्री पंचांग आदि का निर्माण करते थे। बारादरी कहते हैं, जिसमें आप पिल्लर्स देख रहे हैं, सुंदर पत्थर के जो सुंदर खंभे हैं, ये परिसर बारादरी कहलाता है। विशेष रूप से गर्मी के समय पर छोटी मीटिंग आदि ऑर्गेनाइज करने के काम आता था, क्योंकि चंबल की लहरों के साथ ठंडी हवाएं यहाँ पर आती थी। पीछे वाला जो आप भवन देख रहे हैं उसको बड़ा महल कहा जाता है, जिसमें आप छतरी देख रहे हैं जिसमें स्वर्ण कलश लगा हुआ है, उसको बड़ा महल कहा जाता था। और ये राव माधो सिंह जी द्वारा निर्मित है और विशेष रूप से उनके शयन कक्ष के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। थैंक्स टू मिस्टर आशुतोष जी, आपने हम सभी को कोटागढ़ पैलेस के बारे में सब कुछ डिस्क्राइब किया और हिस्ट्री के बारे में सब कुछ बताया। एंड आई विश आप सब जब भी कोटा आएँ तो गढ़ पैलेस ज़रूर आएँ, और जब भी आओ तो एक अपने लिए यहाँ पर गाइड ज़रूर कर लें। थैंक यू।